आप देख रहे हैं ARTV चैनल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सैयद शाह के साथ ARTV पर खबरनामा। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने प्रगति भवन में आला सतही इजलास तलब करते हुए TSRTC की ताज़ा सूरत हाल का जायजा लिया। इजलास में RTC माली हालात, कोरोना बहरान और लॉकडाउन के अलावा डीजल की कीमतों में मुसलसल इजाफा, RTC पर आयद होने वाले माली बोझ का तफसीली जायजा लिया गया। आला अहदेदारों ने चीफ मिनिस्टर को तफसीली रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि कोरोना से कबल RTC की यौमिया आमदनी 13 करोड़ रुपए थी, जो बड़ी हद तक घट गई। रियासत में आम हालात बहाल होने के बाद RTC की आमदनी में भी आहिस्ता आहिस्ता इजाफा हो रहा है और अब आमदनी 10 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि RTC के सदर नशीं और मैनेजिंग डायरेक्टर का तकर्रुर किया गया है, सब मिलकर टीम वर्क की तरह काम करे, खसारे में चलने वाले इदारे को नफ़ा बख्श इदारे में तब्दील करने के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम करें, ज़रूरत के मुताबिक इस्लाहत करे, दूर दराज इलाकों तक RTC बसों को चलाने के लिए खुसूसी हिकमत अमली तैयार करें। अहदेदारों ने RTC की कार्गो खिदमात और इसके निस्बत नताइज से चीफ मिनिस्टर को वाकिफ करवाया, जिस पर KCR ने अहदेदारों की सताइश की। इस इजलास में रियासती वजीर बल्दी नज़्म नक्श KTR, रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट P अजय कुमार, रियासती वजीर बरकी जगदीश रेड्डी, सदर नशीं TSRTC बाजी रेड्डी, गोधन रेड्डी, अरकान असम्बली M जनार्दन रेड्डी, मैनेजिंग डायरेक्टर RTC VC सजनार, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, चीफ मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नरसिंह राव, महकमे ट्रांसपोर्ट के सेक्रेटरी सुनील शर्मा, महकमे फाइनेंस के सेक्रेटरी रामा कृष्णा राव के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। कुल हिंद जमायतुल कुरैश के सदर सिराजुद्दीन कुरैशी को सदर नशीं वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने गुलपोशी और शालपोशी करते हुए तहनीत पेश की। इस मौके पर कमिश्नर सिटी पुलिस अंजनी कुमार, रुकन असेंबली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज, SM हुसैनी के अलावा दीगर मौजूद थे। जनाब सलीम साहब चेयरमैन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड प्रेजेंटेशन करेंगे। जनाब मेराज हुसैन साहब MLA नामपल्ली, जनाब मोहम्मद सलीम साहब चेयरमैन कर रहे हैं। आपको मालूम होगा डॉक्टर स्वरूप सिंह वाइस चांसलर, पहले वो कॉलेज के हमारे प्रिंसिपल थे, फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट इंग्लिश के बने और फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने। वो भी मेरे क्रॉस में रहते थे सदर बाज़ार के अंदर, और फिर उसके बाद वो गवर्नर बने। गवर्नमेंट कॉलेज काफ़ी मशहूर कॉलेज रहा दिल्ली यूनिवर्सिटी का। कुछ ऐसी यादें होती हैं जो एकदम ताज़ा हो जाती हैं। सलीम साहब, आज आपने यहाँ पे सब लोगों को बुलाया, मैं आपकी तारीफ करूँगा तो लोग समझेंगे शायद क्यों मैं तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन कुछ बातें मैं कहना जरूर चाहूँगा। जब से सलीम साहब ने वो बोर्ड को अपने मुनज़्ज़म तरीके से चलाने की कोशिश की है, मैं समझता हूँ कि वो बोर्ड ने बहुत तरक्की की है। और लफ्ज़ वक्त जो है वो ये नहीं कि उसके वक्त को मुनज़्ज़म करना होता है या उसका इमाम करना होता है या उसके निज़ाम को देखना होता है, बल्कि वक्त के साथ दो चीज़ें जुड़ी होती हैं। एक तो वक्त की प्रॉपर्टीज मैनेजमेंट, दूसरा आदमी का अपने आप को वक्त कर देना। मैं समझता हूँ कि सलीम साहब ने वक्त के लिए अपने आप को वक्त कर दिया है। जब कोरोना का पहला वेव शुरू हुआ था पिछले साल और लॉकडाउन के वक्त गरीबों को उनको फूड आइटम्स खाना मिलने में दिक्कत हो रहा है, ऐसे मौके पे सबसे पहला जो प्रोग्राम हम लोगों ने फूड डिस्ट्रीब्यूशन का किया वो MLA साहब के साथ फंक्शन हॉल में हुआ।
और उसके बाद ये सिलसिला लगभग हर पुलिस स्टेशन लिमिट में आगे इसको ले जाया गया। तो मैं एमएलए साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि जो सही मायने में जो एक लीडर का जो एक क्वालिटी, एक डेफिनेशन है, वो यही है कि जब आपके सिटीजन तकलीफ में हो, परेशानी में हो, आप उनके साथ कैसे रहते हैं। और पिछले 1-1.5 साल से जो हम लोगों ने हैदराबाद में ही नहीं, तमाम दुनिया में, हिंदुस्तान में हर जगह जो परेशानियां खास करके गरीबों के साथ हम लोगों ने देखी है, उसमें उन सभी लोगों ने जो मदद किया है, जो एक साथ मिलकर कोशिश किया है गरीबों को, उनके तकलीफ को कम करने का, उसमें हमारे एमएलए साहब बिल्कुल एक मिसाल पैदा करते हैं। हमारे इंडियन पुलिस सर्विस के हमारे दोस्त, हमारे छोटे भाई शहनवाज कासिम साहब, जब मैं आईजी बालाघाट था, ये वहां के एसपी थे और हम लोगों ने बहुत बड़े बड़े लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी और तरह तरह की चीज वहां की। ऑल इंडिया के जनरल जो प्रेसिडेंट है इस्लामिक कल्चर सेंटर के 2 बार सलमान कुर्सी साहब को हराए, जो सेंट्रल मिनिस्टर थे। फिर केरला के गवर्नर को भी हराया एक बार। और 18 साल से इंडिया इस्लामिक कल्चर के सेंटर है बोले तो कोई मामूली बात नहीं है। दिल्ली में हर पार्टी के लोग वहां पर आके टच कराते हैं, मगर कोई पार्टी से आज तक मेंबर नहीं बने हो, कोई पार्टी से है नहीं। मगर केसीआर साहब के बारे में जो है ना बहुत अच्छी राय रखते हैं। और केसीआर साहब आज हमारे एक ऐसे सीएम है, इंडिया में सब लोग सेकुलर बोलते हैं मगर सेकुलर कोई नहीं है, सिर्फ केसीआर साहब, केटीआर साहब, ये लोग की गवर्नमेंट सेकुलर है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको लेकर चलने वाली गवर्नमेंट एक ही है। क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि केसीआर साहब की गवर्नमेंट में इमाम मौजूदों को भी 5,000 रुपए कोई भी नहीं दिया आज तक इंडिया में। यहाँ पर 10,000 मस्जिदों को आज दे रहे हैं हम लोग, और 5 से 6,000 एप्लीकेशन वेटिंग में, वो भी क्लियर हो जाएंगे केसीआर साहब के गवर्नमेंट में। और ऐसे कई स्कीम्स है। और वर्कआउट से भी परसों हम लोग 36 एकड़ जमीन जो है 33 स्कूलों को दिए, 28 स्कूलों को। तो ऐसा करके हम लोग जो है ना थोड़ा सा काम वर्कआउट का भी हो रहा। हमारे को गवर्नमेंट की सपोर्ट है और हमारी पुलिस जो है फ्रेंडली पुलिस है। आज आप देख रहे होंगे कहीं भी दंगे फसाद हो रहे हैं, यहाँ पर हैदराबाद इतना पीसफुल है। रात के 2 बजे भी हमारे माँ बहने निकले तो कंफर्टेबल जा सकते, घर को आ सकते। सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी के दिल्ली के बंगले पर हिंदू सेना के कारकुनों ने हमला करते हुए तोड़फोड़ कर दी। मंगल की शाम हिंदू सेना से वाबस्ता 22 कारकुनों ने एक ग्रुप असदुद्दीन अवैसी के दिल्ली की रहायशगाह पहुंचकर अचानक तोड़फोड़ कर दी, जिसके बाद वहां सनसनी फैल गई। दिल्ली पुलिस ने इस सिलसिले में कार्रवाई करते हुए 5 अफराद की निशानदेही की और उन्हें हिरासत में ले लिया है। हिंदू सेना के सरबराह विष्णु गुप्ता ने हमले में उनकी तंजीम के रोल की तौसीक की है। हमलावरों ने हमले की मुकम्मल वीडियो बनाने के बाद उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। तंजीम से वाबस्ता अफराद ने यहां दावा किया है कि मजलिस पार्टी की जानिब से उत्तर प्रदेश में जारिया इंतखाबी मुहिम के दौरान हिंदुओं के खिलाफ बयानबाजी की जा रही है और अवैसी ब्रदरान हिंदू तबके के खिलाफ मुसलसल बयानात दे रहे हैं। इस वाक़े के बाद असदुद्दीन अवैसी के बंगले का दिल्ली पुलिस ने मुशाहिदा किया। इस हमले के खिलाफ रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद के हामी कसीर तादाद में जमा होकर हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। इस सिलसिले में असदुद्दीन अवैसी ने मीडिया को बताया कि बीजेपी इस हमले की जिम्मेदार है, क्योंकि अवाम की जहन साजी करते हुए कट्टर पसंदी की तरफ तरगीब दी जा रही है। उन्होंने कहा कि रुकने पार्लियामेंट के बंगले पर इस किस्म के हमले से बीजेपी क्या पैगाम पहुंचाना चाहती है। उन्होंने बताया कि एक सियासी पार्टी से वाबस्ता लीडर शिवपाल यादव से मुलाकात में मसरूफ थे और उसी दौरान उनकी रहायशगाह को निशाना बनाया गया।
आपके घर पर जो है वहाँ पर दिल्ली में आपके हमला हुआ है और डीसीपी ने बताया कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है। हिंदू सेना के लोग थे। यही तो रेडिकलाइज्ड हो चुके हैं लोग और इनकी रेडिकलाइजेशन की जिम्मेदारी बीजेपी सरकार पर आती है। तो यही तो हम बता रहे हैं कि एक सांसद के घर पर अगर इस तरह हमला होगा तो क्या मैसेज जा रहा है पूरे देश में, पूरे दुनिया में। अच्छा, यहाँ पर आप जो आए थे मुलाकात करने, हाँ, मिलने आए भाई, यूपी के बहुत बड़े नेता हैं शिवपाल यादव साहब, हम उनसे मिलने आए, बात करने आए। अलायंस को लेकर के क्या नहीं, कोई बात नहीं, खाली उत्तर प्रदेश में उलेमा काउंसिल ने टीपीसीसी सरबराह रेवंत रेड्डी जुबली हिल्स पुलिस पर भड़क उठे। वो सीधा जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन गए। टीआरएस के कारकुनों ने मंगल को जुबली हिल्स में रेवंत रेड्डी की रहायशगाह पर हंगामा किया। रेवंत रेड्डी ने झगड़े में मुलविस टीआरएस कारकुनों को गिरफ्तार करने के बजाय कांग्रेस कारकुनों की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत की। उन्होंने ये मुतालबा किया है कि कांग्रेस के वर्कर्स को क्यों गिरफ्तार किया गया। उन्होंने सवाल किया है कि उनके घर आने वाले टीआरएस कायदीन को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। उन्होंने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। रेवंत रेड्डी ने मुतालबा किया कि सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर टीआरएस पार्टी कायदीन के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर मुतासिरीन कहते हैं कि वो जख्मी हुए हैं, मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया जाता। रेवंत रेड्डी ने खबरदार किया है कि अगर हमले में मुलविस टीआरएस कारकुनों को गिरफ्तार नहीं किया गया और कार्रवाई नहीं की गई तो इसके नतायज संगीन होंगे। ఒకటి మా ఇంటి జరిగిన సంఘటన మీద మనోళ్ళు కంప్లైంట్ వెళ్ళలేదు అనుకోండి డీసీపీ గారు ఎఫ్ఐఆర్ చేయాలి. నేను ఒక ఎంపీ, నేను ఒక పార్టీ ప్రెసిడెంట్, నేను ఒక నేషనల్ పార్టీకి పార్టీ ప్రెసిడెంట్. నేను నా ఇంటి మీద 50 మంది వచ్చి రాళ్ళు బండలు ఎత్తేసి రాళ్ళు తీసుకుంటే నా ఇంటి మీద దాడి జరిగితే నా ఇంటి ముందర ఉన్న మా కార్యకర్తలు కొట్టుకుంటే మేము కంప్లైంట్ చేయాలని భయపడ్డారు అనుకున్నాం. వేరే భయపడి ఎక్కడెక్కడ మీరైతే ఎఫ్ఐఆర్ చేయాలి కదా పోలీస్ స్టేషన్ లా, చేయలేదు. వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఏసీపీ ఇన్స్పెక్టర్ అందరూ ఆల్రెడీ వీళ్ళు అక్కడికి కొంతమంది కార్యకర్తలు టీఆర్ఎస్ వచ్చిన తర్వాత లోపల నుంచి సంబంధించిన వ్యక్తులు బయటకు వచ్చి వీళ్ళని అడ్డుకొని ముందు కర్రలతో కొట్టారనేది అలిగేషన్. తర్వాత మమ్మల్ని కూడా కొట్టారు. కంప్లైంట్ ఏమంటే స్టేషన్కి వచ్చి కదా తీసుకొచ్చి ఇస్తామని ఈవినింగ్ వరకు వెయిట్ చేసి కంటిన్యూస్లీ వెయిట్ చేయండి. నేను అడిగేది ఒకటే చిన్న రిక్వెస్ట్ నాది ఏంటంటే మీరు అర్థం చేసుకోండి నేను చెప్పే పాయింట్. మీరు ఎవరైతే దెబ్బలు తిన్నారో, ఎవరింటి మీద అయితే దాడి జరిగిందో మీకు దాన్ని ఎఫ్ఐఆర్ చేయాలన్న ఆలోచన రాదు. ఫిర్యాదు వస్తే కానీ చూస్తామంటారు. మా ఇంటి మీద కొట్టిన వాళ్ళు, మా కార్యకర్తలు ఆడి ఇంటికాడి ఉన్న వాళ్ళను మీరు కేసు కట్టి తీసుకొచ్చి పోలీస్ స్టేషన్లలో పెడితే దీన్ని ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి ఏసీపీ గారు మీరు చెప్పండి. మీరు ఇంత సీనియర్ డిపార్ట్మెంట్లు ఉన్నారు. మిమ్మల్ని 15 ఏళ్ల నుంచి నేను ఇక్కడ కానీ అసెంబ్లీ కానీ ఈ ప్రాంతంలో బంజారాయిల్స్, జూబ్లీ ఆర్ అదర్వైజ్ అసెంబ్లీ ఏరియాలో మీరు డ్యూటీ డిశ్చార్జ్ చేసిన విఐపి జోన్లా. ఇప్పుడు నేను ఒక పార్టీకి ప్రెసిడెంట్ను, నేను ఒక ఎంపీని, నా ఇంటి మీద దాడి జరిగితే మీరు మినిమం ఎఫ్ఐఆర్ చేయలేదంటే దీన్ని ఎట్లా తీసుకోవాలి చెప్పండి. వాళ్ళు రాలేదు, వాళ్ళు వదిలేసి వాళ్ళు భయపడి ఉండొచ్చు, వాళ్ళు రాలేదు, వాళ్ళు భయపడి ఉండొచ్చు, లేకపోతే వాళ్ళు చేయలేదు. మళ్ళీ కట్టిన తర్వాత అది ఎట్లయితే ఇది వాళ్ళు రారు, వాళ్ళు నా ఇంట్లో ఉండేటోళ్ళు కాదు కదా. వాళ్ళు ఏ ఊళ్ళో రెగ్యులర్ ఎఫ్ఐఆర్ అవుతుంది. ఇన్ కేసు మేము ఓవరాల్ ఇచ్చినా కానీ మేము తీసుకుంటాము. ఎస్ మేము రాస్తున్నాం అది అన్నారు. ఈ లోపు మేము అక్కడ ఉన్నారు అది అని చెప్పి అటు ఇటు పోయినాము. ఓవరాల్ గా 6 వరకు కూడా నేను కానీ మా ఏసీ గారి మధ్య నేను బయటకు పోయినా. వేరే ఇక్కడ ఇంకోటి అమౌంట్ ఎక్కువ అంటే మాకు మాత్రం మరి ఇవ్వలేదు. మన కేసు చెప్తే కంప్లైంట్ కింద తీసుకోరా. ఓవరాల్ గా మీతో మాకు దెబ్బలు తగ్గినాయి చూపించిన మీరు చెప్పిన దాంట్లోకెళ్ళి నేను మాట్లాడుతున్నా. ఒక బాధితుడు నాకు దెబ్బలు తగినాయి నన్ను చూడండి సార్ అని మీకు చూపించిన తర్వాత
మీరు దాన్ని ఫిర్యాదు కింద తీసుకోవచ్చు కదా. అతనికి చదువు రాకపోయి ఉండొచ్చు, అతనికి రాసేది రాకపోయి ఉండొచ్చు, రాయడానికి అతను హోస్ట్ లేకపోయి ఉండొచ్చు. మరి అవతల కేసు కట్టి అరెస్టు చేసి ఇదెంత స్పీడ్ గా జరిగింది. ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు వాళ్ళు వీళ్ళు కంప్లైంట్ ఇవ్వలేదు అనుకుందాం, చేసేపటి మా ఆఫీస్ నుంచి కూడా ఇవ్వలేదు అనుకుందాం. మీరు ఈ ఆడున్న కార్యకర్తలను ఎట్లా అరెస్ట్ చేసి అండ్ వాట్ బేసిస్ యూ అరెస్టెడ్? ఇప్పుడు వాళ్ళు మా ఇంట్లో చొచ్చుకొచ్చి మమ్మల్ని కొట్టి మా ఇంటి మీద వాళ్ళని పట్టుకొని వచ్చి మీరు కేసులు పెట్టేసి రాత్రిపూట ఇంట్లో మీద పోయి టాస్క్ ఫోర్స్ పోయి ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలని చెప్పు. నాకు అర్థం కాలేదు. నేను దీన్ని ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి, మరి లేకపోతే మీకు ఎట్లా ఫిర్యాదు చేయాలనో, లేకపోతే గతంలో కూడా నా వెనకాల బాగా ఎత్తురని 5 కంప్లైంట్లు ఉన్నాయి పోలీస్ స్టేషన్ అన్నోన్ పర్సన్స్ అని 2 సార్లు పట్టించినాం. ఫోటోలు వెహికల్స్ తో సహా తీసి పెట్టిన నా వెనకాల అన్నోన్ పర్సన్స్ ఫాలో చేస్తున్నారు. మీరు ఎఫ్ఐఆర్ చేయలేదు. నేను ఎంపీగా కంప్లైంట్ పెట్టి కూడా మీరు ఎఫ్ఐఆర్ చేయలేదు పోలీస్ స్టేషన్ లో. నా పెండింగ్ కంప్లైంట్స్ ఉన్నాయి. మనుషుల్ని పట్టుకొని బండి ఫోటోతో సహా మీకు కంప్లైంట్ ఇస్తే మీరు ఎఫ్ఐఆర్ చేయలే. నిన్న మా వాళ్ళు కంప్లైంట్ ఇస్తే మీరు కన్సిడరేషన్ లోకి తీసుకోలే. మీరు మా ఇంటి మీద దాడి చేసిన వాళ్ళు వదిలేసి మా ఇంటికాడికి వచ్చిన కార్యకర్తలు మీరు పట్టుకొచ్చి నాన్ అవైలబుల్ సెక్షన్స్ పెట్టి మీరు తీసుకొచ్చి లోపలేస్తే అసలు మేము ఎవరు చెప్పుకోవాలి? అడిషనల్ గారు మీరు చెప్పండి, నాకు అర్థం కాలేదు. ఒక మాట చెప్తా సార్ ప్లీజ్. నేను 2:20-2:22 ప్రాంతంలో నేను వచ్చినా. అప్పటికి వీళ్ళు కొంత దూరంలో మా వాళ్ళు హోల్డ్ చేశారు వీళ్ళను. తర్వాత నేనే దెబ్బలు దాకా నన్ను చూపించినప్పుడు మీరు మాకు కంప్లైంట్ ఇవ్వండి అని అన్నారు. నేను పోలీస్ స్టేషన్ కోసం పదండి సార్ అన్నారు. అక్కర్లేదు, నేను వచ్చినా, నేను సీఏగా నేను వచ్చినా, మీరు ఇక్కడే కంప్లైంట్ ఇవ్వండి, నేను తీసుకుంటాను. हबीबनगर पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके सुबहानपुरा में 22 साल ताहिर नामी शख्स ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौका हादसा पहुंचकर नाश को बगैर पोस्टमार्टम उस्मानिया दवाखाने के मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया और तहकीकात में मसरूफ़ अमल है। सदर मजलिस बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली अहमद बलाला ने हल्के मलकपेट के आजमपुरा डिवीजन में मुख्तलिफ इलाके जात का पैदल दौरा किया। इस मौके पर बल्दी बरक़ी अबरसानी के अहदेदार भी मौजूद थे। नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरान ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। आदाब भाई आपसे एक छोटा रिक्वेस्ट ये है कि ओल्ड मलकपेट से इधर से मुझे जो है ना और एक नया कम से कम जब तक मेरे को आपके ब्रिज के नीचे से ओवरहेड लाइन इधर डालने के लिए तो अब हमारे को परमिशन ये होने का था कि ओवरहेड मेट्रो रेल के ब्रिज के नीचे से हम केबल्स डाल लेकर हमारा काम चला लें टिल आवर। आज आजमपुरा डिवीज़न के अंदर जनाब बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब की ज़ेर निगरानी में जनाब अहमद बलाला साहब तमाम बल्दी बरक़ी आबरासानी अहदेदारों के साथ यहाँ पर डिटेलिंग में दौरा किया। जो दौरा स्टार्ट हुआ वो आज़मपुरा चमन के पास से आज़मपुरा C क्लास, B क्लास, A क्लास और आज़मपुरा लॉरी कांटा यहाँ तक ये डिटेल में दौरा किया गया, जिसमें जहाँ कहीं भी वाटर स्टैग्नेशन पॉइंट्स हो वो पॉइंट्स को बताया गया और दूसरा जहाँ कहीं रोड लेना है वो रोड के बारे में नोट किया गया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज़मपुरा C क्लास में VDCC रोड का काम मुकम्मल हो चुका है, NP2 पाइपलाइन का काम मुकम्मल हो चुका है। उससे हटके एक आज़मपुरा टार्जन ग्राउंड के अंदर एक लाइब्रेरी है जो काफ़ी क़दीम है, उस लाइब्रेरी को तोड़कर नई लाइब्रेरी बनाने का जो है सो आज प्रपोज़ल दिया गया।
और भी दूसरे जितने काम हैं, जैसा कि इलेक्ट्रिकल का काफ़ी सारा प्रॉब्लम चल रहा है पिछले कुछ दिनों से आजमपुरा डिवीज़न में, तो डी AD और AE को पूरों को बुलाकर जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब ने डिटेल में मीटिंग की। तो वो ये बता रहे हैं कि जहाँ 6 फीडर काम करना है 11 kV के, सिर्फ 2 फीडर काम कर रहे हैं। 4 फीडर का अंडरग्राउंड केबलिंग का जो वायर है वो ब्रेक हो चुका है, क्योंकि ये मेट्रो रेल का जो प्रोजेक्ट चला था उसकी वजह से ये तकलीफ़ हुई है। तो फौरी तौर पर अहमद बलाला साहब ने रेलवे वालों को फ़ोन कर उनसे भी परमिशन ले ली कि ओवरहेड केबल खींचना है, काफ़ी सारे रेलवे के प्रोजेक्ट्स के बाजू से जा रहा है, तो उसका भी परमिशन आ चुका है। और आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह ताला आजमपुरा चमन के पास भी एक ट्रांसफार्मर डालने का प्रपोजल बताया गया है, और कांटे के पास कुछ वाटर स्टैग्नेशन पॉइंट है, वहाँ पर भी कैच पिट बनाने के लिए जो है ना नोट किया गया है। तो तमाम इब्तदाई सदर व मुतमदीन के साथ ये कामों का जायज़ा लिया गया। इसमें से कुछ काम करना है, कुछ काम के नए प्रपोजल्स बनाना है। आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इन तमाम कामों का एस्टीमेट तैयार कर जल्द से जल्द ये पूरा हो, इंशाअल्लाह इसकी हम कोशिश करेंगे। SOT भोंगीर, मलकाजगिरी और अब्दुल्लापुर में पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 2 अफराद को गांजा मुंतकिल करते हुए गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि उनके कब्जे से 200 किलो गांजा, एक मारुति इको कार और 3 मोबाइल फोन्स को जब्त कर लिया गया है, जिनकी जुमला मालियत 21 लाख रुपए बताई गई है। रुकने असेंबली नापल्ली जाफर हुसैन मेराज ने पार्टी के सदर और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के दिल्ली के रहायशगाह पर होने वाले हमले की मजम्मत की और खातियों पर सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। आइए देखते हैं वो मजीद क्या कह रहे हैं। जो दिल्ली के अंदर एक शर्मनाक वाकया पेश आया, जिसमें हैदराबाद MP AIMIM के प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी साहब के मकान पर एक बुज़दिलाना हमला किया गया। मैं ये पूछना चाहता हूं, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या ये हमला हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हिंदुस्तान के आइन के अंदर क्या कोई MP के घर पे हमला कर सकता है? तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये जो हुकूमत करने वाले हैं, जो बीजेपी की जो हुकूमत है, जो दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में है, वो सीधा सीधा अमित शाह के हाथ में है। तो ऐसी हालात के ऊपर अपनी जिम्मेदारी को कबूल करते हुए अमित शाह को फौरी रिजाइन देना चाहिए, और ये लोग जो पकड़े गए हैं इनको सीरियस न सिर्फ एक्शन लेना, बल्कि इनके पीछे कौन सी ताकतें हैं जो इस तरीके से खेल खेल रही है। अगर इसके ऊपर हुकूमत कोई तवज्जो नहीं देगी और हुकूमत अगर इसके ऊपर एक्शन नहीं लेगी तो 100% पूरे हिंदुस्तान के अंदर एहतजाज होगा। हम ये सामने से कह रहे हैं, मैं बहैसियत हैदराबाद नामपल्ली का MLA मैं बीजेपी से ये कहना चाहता हूं, आपका ये जो एटीट्यूड है ये हरगिज बर्दाश्त नहीं होगा। हम फिर एक मर्तबा हुकूमत से मुतालबा करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से, कि फौरी आप अमित शाह को रिजाइन कराइए और आइंदा के लिए आप लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करिए। यही हमारी तरफ से है, वरना हम लोग बेशक गलियों में निकलेंगे और हमारा भरपूर एहतजाज कर बताएंगे। नाजरीन, आप देख रहे थे ARTV पर खबरनामा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं ARTV चैनल। शहर हैदराबाद मुकामी मलकपेट में पाको मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस एकेडमी का आगाज अव्वल में आ चुका है, जहां पर कराटे, मुथाई, किक बॉक्सिंग, फुल कॉन्टैक्ट, थाई बॉक्सिंग और MMA की तरबियत दी जा रही है, और लड़कियों के लिए सेपरेट बैचेस का भी इंतजाम है। सैयद इफ्तिखार हुसैन की जेरी निगरानी में इस एकेडमी से जुड़कर काफी स्टूडेंट इंटरनेशनल और वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। एडमिशन जारी है। हमारा पता SK प्लाजा, फर्स्ट फ्लोर, बिसाइड टॉप इन टाउन होटल, मलकपेट, रेलवे स्टेशन, हैदराबाद। तस्वीरें खींचना भी कहलाता है फनकारी, क्योंकि तस्वीरें बोलती हैं। तकारीब, शादी ब्याह या फिर रिश्ते के लिए हो, आपको तस्वीरें बनवाना, चले आइए AR कैम एंड स्नैप स्टूडियो। मर्दाना वजाहत को करना हो आश्कार,
या फिर खूबसूरती को करना हो तस्वीरों में दोबाला, खिंचवाएं अपनी तस्वीरें प्रोफेशनल से, जिनके हाथों और कैमरे का हुनर आपको कर देगा हैरान। वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लिए सारे शहर में मशहूर, जहां किया जाता है उम्दा कागज का इस्तेमाल। AR कैम एंड स्नैप स्टूडियो तमाम तरह की वीडियो फोटोग्राफी के लिए रब्त पैदा करें इस नंबर पर 9246241118। पता AR कैम एंड स्नैप स्टूडियो, मलकपेट, हैदराबाद।